हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सेल थ्योरी 71 में। तो आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है और फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी क्या होता है, कौन कौन से जो है सिंबल्स हैं जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं, कैसे एक बच्चे का जो मतलब गर्भ के अंदर डेवलपमेंट होता है, इन सभी चीज़ों का आज मैं आपको बताऊँगी। कोई भी डाउट नहीं बचेगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहें ताकि आपको चीज़ें सारी एक एक करके समझ में आती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले आपको समझाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, और कह सकते हो ये क्या होता है कि जहाँ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम द वन डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल एंड टू द नेक्स्ट वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जहाँ से मतलब आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर होता है, तो उस दिन से लेकर के और अगले जो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे उस दिन तक, इस बीच के जो जितने भी दिन हैं, इन दिनों को हम क्या कहते हैं? हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो रही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम पढ़ेंगे मेनोआर्च क्या होता है और मेनोपॉज क्या होता है। मेनोआर्च का मतलब है कि आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। कब होती है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल? जो आपको मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं पीरियड्स। तो आपको इन दी फीमेल एट द टाइम ऑफ इन दी एज ऑफ आई थिंक 10 to 12 एज, जो फीमेल होता है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना जो है शुरू हो जाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? और मेनोपॉज का क्या मतलब है? मेनोपॉज का मतलब है एंडिंग ऑफ योर मेंस्ट्रुअल, दैट इज कॉल्ड दी मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब है आपकी जो पीरियड्स होते हैं वो होना आपकी बॉडी में बंद हो जाते हैं एट द एज ऑफ 50 एज। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी भी आपको जो है पढ़ा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या होती है भाई? आपकी आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 3 फेज से होके गुजरती है। कौन कौन से फेज? एक है आपकी फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, और दूसरा है आपका ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा है आपका ल्यूटियल फेज, और उसके बाद फिर आपकी दूसरी जो है नेक्स्ट आपकी दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है। ठीक है, अब आपको बताऊंगे इन सभी फेज में क्या क्या चेंज आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो फॉलिकल फेज के अंदर आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, चेंज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या होता है, जो यूटेरस की जो वॉल्स होती हैं, यूटेरस की वॉल्स की जो सेल होती है वो रीजनरेट होना शुरू कर देती है फॉलिक्यूलर फेज के अंदर। और इस फॉलिक्यूलर जो फेज होता है भाई, इसका हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? प्रोलिफेरेटिव फेज भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज पे क्या होता है, तो पहले इसको समझने से पहले इसी को ही समझ लीजिए। तो फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है, आपके 2 हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वहाँ स्पेस कम था। तो LH और FS जो हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन का क्या होता है, मतलब अमाउंट जो है बढ़ जाता है फॉलिकुलर फेज पे, जिसकी वजह से आपके LH और FSH क्या करते हैं, ये आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब LH सर्ज क्या होता है, तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 14 दिन के बाद, ठीक है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मतलब मेंस्ट्रुएशन हो गया, फिर उसके 14 दिन बाद उस 14वें दिन पे जो LH जो हार्मोन है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो 14वें मैं कह सकती हूँ आपको
14th डे पे क्या ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा LH हार्मोन, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। तो इस 14th जो डे है यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो फीमेल की जो यूटरस होता है उसमें क्या हो जाता है, LH सर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्राफियन जो फॉलिकल्स होती है वो क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाते हैं। रैप्चर होके क्या होता है, ओव्यूम्स जो है बॉडी से जो है निकलने लगते हैं ओवरी से, ठीक है। तो ओवरी से ओव्यूम का निकलना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन आपका कहाँ होगा, इस वाले फेज पे होगा। तो याद रखें, तो ओव्यूलेशन इट मीन्स आपके ओव्यूम्स कौन से फेज पे निकलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज पे। फिर आता है आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या है कि सभी जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो रैप्चर नहीं हुई थी, कुछ बच गई थी, जो LH का उन पे LH हार्मोन का इफेक्ट नहीं पड़ा। तो LH हार्मोन का जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ा वो ग्राफियन फॉलिकल्स किस में चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ल्यूटियल फेज में आपके कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी रेलिक्स ग्राफियन follicles change into corpus luteum, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएंगी और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही फिर क्या बनाती हैं आपकी, फिर ये दोबारा से जो है ओव्यूम का निर्माण करती हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनेंगे, आपकी ओजेनिया बनेंगे। ओजेनिया से फिर प्राइमरी ओसाइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे कैसे आपकी ओव्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। तो किससे होता है फॉर्मेशन, कॉर्पस ल्यूटियम से ही होता है। फिर उसके इस स्टेज के बाद आपका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है। आपका टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है, कितने, तो अगर कहा जाए तो वो 20 डेज से लेके और 29 डेज मतलब अप्रॉक्स है, मतलब 20 डेज के बाद भी आ सकता है आपको मेंस्ट्रुएशन और 29, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो ऐसे एक एक करके मैं चीज़ों को समझाऊंगी, नोट डाउन आप करते रहें। फिर हम बात करते हैं, ये तो था आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे कैसे आता है, कौन कौन से हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है, कि बॉडी में एम्ब्रायो कैसे डेवलपमेंट करता है। और जो एक चाइल्ड होता है, और चाइल्ड बनने से पहले वो एम्ब्रायो की फॉर्म में रहता है यूटरस, इट मीन्स गर्भ के अंदर। तो उसके अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है उसको मैं आपको बता देती हूँ कि पूरे टोटल 9 मंथ्स के अंदर किन किन चीज़ों का, कौन से मंथ पे किन चीज़ का डेवलपमेंट होएगा एक चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले जो है देखें तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की फुल जो है डेफिनेशन है वो है फ्यूजन ऑफ स्पर्म with ovum in ampulla isthmus junction is called fertilization। क्या कहलाता है भाई आपका वो फर्टिलाइजेशन। अब मैं आपको, काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स रहेंगे कि भाई सही मायने में फर्टिलाइजेशन कौन सी जगह पे होता है, फीमेल के अंदर। तो स्पर्म और ओव्यूम का जो फर्टिलाइजेशन होता है, पहले आप समझ लें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले कि कॉपुलेशन क्या होता है। काफ़ी सारे बच्चों को डेफिनेशंस नहीं पता होती, सो बोल सकते हो कॉपुलेशन व्हेन दी मेल फ्यूज विद द फीमेल to just enter the penis in the vagina, that process is called the copulation, ठीक है। तो copulation के बाद क्या होगा, जो fertilization होगा, it means fusion of sperm with ovum in the ampulla isthmus junction in the fallopian tube। fallopian tube के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, इनफेंडुबुलम और एम्पुला और इस्थमस। तो एम्पुला इस्थमस के बीच जो जंक्शन होता है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा।
तो इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रख लें और आपको समझ भी लें कि कहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन हो। उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे आपके जो एक एम्ब्रायो होता है वो कैसे कैसे डेवलप करता है। तो उससे पहले मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताऊंगी कि हम कैसे जो है यूट्रस के अंदर पता लगा सकते हैं कि जो इन्फेंट है वो या फिर मेल होगा या फीमेल होगा, जो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, कैसे डॉक्टर्स पता लगाते हैं। तो उसका भी हम सर्टेन कर सकते हैं कैसे, क्योंकि देखो फ्यूज़न गैमेट्स के अंदर क्या होते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। देन हम अब देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। सेक्स देखो ये डिपेंड करता है एक्स एंड वाई। देखो जो मेल होता है, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। आपको कभी भी मतलब बहुत डाउट रहते हैं बच्चों को और ये आपको समझ में आता ही नहीं है, तो ये आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ लें। देन आज मैं आपको बताऊंगी कि जब म्यूसिस डिवीजन होता है, क्या होता है भाई, म्यूसिस डिवीजन होता है किसके अंदर, गैमेट्स के अंदर। इस पॉइंट को याद रखें। आप कभी सोचे कि माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन नहीं होता, म्यूसिस डिवीजन होता है किससे, गैमेट्स के अंदर। तो जब गैमेट्स के अंदर, तो पहले ये डिप्लॉइड सेल थी ना और ये भी डिप्लॉइड सेल थी, तो जब डिवीजन होगा तो जो दो सेल होती हैं, यहाँ से दो सेल बनेंगी ना, ठीक है। जब तेरी पता लगेगी अब 2 से फिर 4 बन जाती हैं, क्योंकि म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड प्रोसेस होती है ना। तो म्यूसिस के दौरान ही 1 से 4 सेल्स बन जाती हैं और इन चारों सेल्स में जो है क्या हो जाते हैं, आधे आधे नंबर्स हो जाते हैं क्रोमोसोम के। मैंने आपको बताया था म्यूसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। तो पहले इस सेल में XY क्रोमोसोम थे, बात समझ में आई। जब इन चारों से जब डिवीजन हुआ तो इन चारों सेल्स में क्या हुआ, तो आधी सेल्स में तो X क्रोमोसोम जाएंगे और आधी सेल्स में क्या जाएंगे, Y क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो याद रखें, आधी में क्या जाएंगे, X क्रोमोसोम जाएंगे, आधी में क्या जाएंगे, Y क्रोमोसोम। पॉइंट ऑफ नोटेड इन माइंड, ठीक है। तो इनके पास XX है तो इनके पास तो बिल्कुल सेम क्रोमोसोम नंबर, तो ये तो समझ में आ गया। तो क्रोमोसोम नंबर इनके पास, आधे के पास X और आधे के पास Y है। तो अब जो मतलब स्पर्म्स हुए बॉडी के अंदर, मेल के अंदर, तो वो दोनों टाइप्स के हुए ना, एक्स भी और वाई भी। अब इन सभी चारों सेल्स में से, ठीक है, अब एक सेल से 2 बनती हैं, तो गैमेट्स तो बहुत हुए, तो मिलियंस में क्या रहेंगे, एक्स और वाई अलग अलग सेल्स रहेंगी। अगर कोई भी सेल्स, सुन ले ध्यान से, कोई भी सेल्स जो है फ्यूज करती है, तो अगर इसने इसको फ्यूज किया तो क्या होगी भाई, लड़की होगी, ठीक है। अगर इससे फ्यूज किया तो ये एक्स है और ये वाई है, तो क्या होगा, मतलब लड़का होगा। बात समझ में आई। तो अब समझ गए ना आप कि कैसे जो है लड़का बनता है, कैसे लड़की बनती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आता था। तो ये अलग अलग सेल्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स नंबर्स होते हैं जब सेल के अंदर म्यूसिस डिवीजन हो जाता है गैमेट्स के अंदर। इसी की वजह से, और सिर्फ एक ओव्यूम ही एक स्पर्म के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखें। मतलब ऐसे नहीं है कि अलग अलग के साथ जो फ्यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक स्पर्म ही एक ओव्यूम के साथ फ्यूज करता है, तभी तो वो एक बेबी बनता है, ठीक है। तो समझ गए ना इस पॉइंट को कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इस चीज़ से जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपके जो क्या होता है फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है। फर्टिलाइजेशन भी पता कब होता है, जब साइमल्टेनियसली बोल सकते हो, जब स्पर्म और ओव्यूम बिल्कुल सेम टाइम पे निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं, तभी फर्टिलाइजेशन होता है, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और उस दौरान प्रेगनेंसी भी नहीं होगा कि सेम टाइम पे ओव्यूम और स्पर्म्स अगर सीक्रेट नहीं होते हैं बॉडी से। इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो ये तो था आपका फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान जो स्पर्म होते हैं, ये क्या है आपका एक ओव्यूम, ठीक है, ये गोल होता है, ठीक है। और स्पर्म कैसे होते हैं, ऐसी शेप में होते हैं। तो इसको पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके इसकी जो लेयर होगी, जोना पेलुसिडा इसके लेयर होते हैं जो इसको कवर करके रखती है, वो उसको रैप्चर करके इसके अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर सिर्फ इसका क्या जाता है, इसका हेड जाता है, और इसकी जो टेल होती है, टेल बाहर ही रह जाती है ओव्यूम से। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन में भी पता क्या होता है, ओव्यूम की जो इसकी आउटर लेयर होती है वो भी रैप्चर हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ही क्या होता है, फ्यूज होकर के क्या बनाता है, एक
बेबी बनाता है। बात समझ में आई। और प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से, अब हार्मोन्स की बात करें कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है निकलते हैं, कैसे जो है एक मेल फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को डॉक्टर्स चेक करते हैं कि भाई उसको प्रेगनेंसी हो गई है। तो कौन कौन से हार्मोन्स, तो एक हार्मोन होता है जिसका टेस्ट किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि इसको हम इसलिए कौन सा नाम देते हैं, इस वाले हार्मोन को हम एचसीजी हार्मोन का दूसरा नाम है प्रेगनेंसी हार्मोन। भाई क्या नाम है इसका? प्रेगनेंसी हार्मोन। इसी से ही हम किसको पहचान लेते हैं कि महिला को क्या है। अगर जो है टॉयलेट चेक किया जाता है एक महिला का, ठीक है, एक शादी के बाद मतलब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो टॉयलेट में इस जो ये एचसीजी हार्मोन होता है बॉडी से जो है टॉयलेट के साथ बाहर आना शुरू कर देता है। तो टेस्ट अगर टॉयलेट में अगर ये वाला हार्मोन, तो इट मीन्स यू आर पॉजिटिव, ठीक है, इट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट। तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हार्मोन की जो अमाउंट होती है आपकी बॉडी में बढ़ जाती है फीमेल के अंदर। तो एक हार्मोन एचसीजी हार्मोन की जो फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर है भाई आपकी HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर उसके बाद रिलैक्सिन, जो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है वो लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में निकलता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखें, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है आपकी? रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जो है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है निकलते हैं। और कौन कौन से और हार्मोन्स होते हैं जिनकी जो अमाउंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो वो हार्मोन्स हैं आपके कोर्टिसोल, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, समझ रहे हो ना, एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स की जो है अमाउंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, समझ रहे हो ना। तो साथ के साथ इन चीज़ों के को भी भाई आप नोट करते हुए चला करें, ठीक है। तो ये थी इन जो हार्मोन्स है इनको साथ के साथ लिख लें कौन कौन से हार्मोन्स, और इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो इसकी अगर मैं फुल फॉर्म, मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन क्रॉनिकल गोनेडोट्रोफिन, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? H से ह्यूमन, P से प्रोलैक्टिन लिख ले, S से लैक्टोजन। ये हार्मोन, और मैं बता दूं आपको ये जो दोनों हार्मोन HCG HPL ये कैसे हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन कैसे? स्टेरॉइड हार्मोन है। इट मीन्स ये फैटी एसिड से बने हुए हार्मोन्स हैं और ये आपके पेप्टाइड इट मीन्स अमीनो एसिड से बने हुए ये दोनों हार्मोन्स हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई, तो नोट डाउन भी करते चलें। देन हम अब आगे बात करते हैं आपके कि कैसे कैसे आपके फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका जो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से आपका एम्ब्रायो कैसे डेवलप करता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा? जाइगोट बन जाता है स्पर्म और ओव्यूम के फ्यूज करने से। क्या बन जाता है भाई? जाइगोट बन जाता है। और जब ये जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से क्या बनेगा फिर आपकी? इसके अंदर फिर क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन। उस डिवीजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। इस क्लीवेज डिवीजन के दौरान, और ये क्लीवेज डिवीजन आपकी जो महिला होती है, महिला की जो आपकी पेल्विक रीजन होता है, तो उसके अंदर ये क्लीवेज कहाँ पे होगा? तो ये एम्पुला इस्थमस से जब आपका जाइगोट मूव करना शुरू करेगा तो वहीं से इसका क्लीवेज होना शुरू कर देता है। तो आपको समझ में आना चाहिए क्लीवेज जो डिवीजन है वो कहाँ पे होता है। कौन? तो वो होता है आपके इस्थमस और एम्पुला इस्थमस जो पॉइंट होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वहाँ से इसका क्लीवेज होना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो मूव करेगा तो उसके बाद क्लीवेज से क्या बनते हैं? 8 सेल्स एक स्ट्रक्चर बनती है जो कि 8 सेल से मिलके बनी होती है। तो डिवीजन होने के बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोमियर में। और ये ब्लास्टोमियर फिर 8 सेल से कितनी
12 सेल्स बनती हैं। तो ये वाला डिवीजन कौन सा है? ये माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। क्लीवेज डिवीजन का दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? माइटोसिस डिवीजन। अगर आपको हल्का भी दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ तो उससे भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये माइटोसिस डिवीजन है। तो 18 सेल्स का जो सेल स्ट्रक्चर होती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे जो एक पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन के तैयार होता है यूटेरस के अंदर। पहले जायगोट बनेगा, फिर उसके अंदर क्लीवेज डिवीजन के बाद ब्लास्टोमियर एक जो है 8 सेल्स की एक जो संरचना बनती है। उसके बाद आपकी 8 सेल्स की एक संरचना बनेगी, उसको कहते हैं मोरुला, ठीक है। और मोरुला के बाद जो बनेगी आपकी बनेगी ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है। अब जो ये ब्लास्टोसाइट्स होती है, इस स्टेज पे ब्लास्टोसाइट्स जो है 2 सेल्स में जो है मतलब कन्वर्ट हो जाती है। इसकी जो आउटर जो वो होगी, आउटर स्ट्रक्चर जो होगी इसकी, वो तो आपकी ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है और इनर वाली इनर मास सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइटर सॉरी ये जो है मार्कर है जो लाइट चल रहा है थोड़ा, अगर अब मैं बोल रही हूँ तो उससे भी लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद ब्लास्टोसाइट से ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास सेल्स जो है बन जाती हैं। अब इस ट्रोफोब्लास्ट का कोई काम नहीं है एक बच्चे को बनाने का, ये इससे जो है ओरिजिनेट नहीं होता बेबी। सिर्फ और सिर्फ अब बच्चे के पैर, हाथ, पांव जो भी अंग बनेंगे वो किससे बनेंगे? इनर मास सेल से बनेंगे। समझ रहे हो ना इस पॉइंट को? तो आपकी बॉडी में इनर मास सेल्स क्या करती है, इसके अंदर 3 टाइप्स की क्या होती है? लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एक्टोडर्म, और बीच वाली होती है उसको कहते हैं मीजोडर्म, फिर होती है आपकी एंडोडर्म। समझ रहे हो ना? तो ये 3 टाइप्स की लेयर होती हैं जिनसे क्या होता है आपका, लेकिन सबसे ज्यादा जो अंग बनाती है बच्चे के, हाथ, पैर, नाक, हार्ट, सभी किससे ज्यादा ओरिजिनेट होते हैं? वो आपकी एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। और इन सभी जो लेयर्स होती हैं इनसे जो कुछ चीजें ही जो है ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। जैसे मीजोडर्म से अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज जो है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है? तो मीजोडर्म से आपका जो हार्ट होता है वो मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है बच्चे का, ठीक है। और एंडोडर्म से क्या होता है? आपके जो डाइजेस्टिव जो आपके ऑर्गन्स होते हैं वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। वो भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन बनता है एक बच्चे के अंदर इन दी यूटेरस, ठीक है। तो ये तो थी भाई। और ट्रोफोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? ट्रोफोब्लास्ट को भी देख लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज और बता देते हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो ब्लास्टोमियर होता है वो कितने दिन के बाद जो है ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट होता है? तो आफ्टर 3 to 4 डेज के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के 3 या 4 दिन के बाद जो है ब्लास्टोमियर बनता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके देखा जाए कि भाई आपके जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ठीक है, ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं या ब्लास्टोसाइट्स, ये वाले ये 4 to 5 डेज 4 to 5 डेज के अंदर क्या हो जाते हैं? ये तो थी 3 to 4 डेज के अंदर ये इनका डेवलपमेंट होता है। इनका आफ्टर द फर्टिलाइजेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन 4 से 5 डेज के बाद ये ब्लास्टोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो आपकी मोरुला होती है, मोरुला 3 डेज तक यूटेरस में। और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ये अभी जो ब्लास्टोमियर कौन सी जगह पे जो बने थे, तो ये बने थे आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही जो ये कन्वर्ट हुए थे फीमेल के अंदर। तो फैलोपियन के नीचे यूटेरस आता है, तो यूटेरस के अंदर कौन सी चीज बनती है? ब्लास्टोसाइट्स बनती है यूटेरस में। ध्यान रखें, यूटेरस के अंदर यूटेरस कैविटी होती है। यूटेरस कैविटी में यूटेरस फ्लूइड होता है जो कि कैसा न्यूट्रिटेटिव होता है, जो इस ब्लास्टोसाइट्स को क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल ये होती है ट्रोफोब्लास्ट सेल, इसका फंक्शन समझ रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किसी ने आपको नहीं बताएगा, मैं आपको नई नई चीजें बताती रहती हूँ, मैं इसलिए कहती हूँ एंड तक देखा करें वीडियो। तो ट्रोफोब्लास्ट इज कन्वर्ट इनटू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है क्या? आपका ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफो जो ब्लास्ट है इसका जो दूसरा फंक्शन अगर मैं देखूं तो ये लाइटिक एंजाइम भी निकालता है। कौन सा एंजाइम निकालता है ट्रोफोब्लास्ट? लाइटिक एंजाइम।
ये आपको नहीं पता थी, मैंने आपको बता दिया। लाइटिक जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो स्पर्म होता है स्पर्म को ओव्यूम के साथ, ओव्यूम की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाने के लिए पेनिट्रेटिंग में ये लाइटिक एंजाइम क्या करता है, स्पर्म को हेल्प करता है। ये क्या करेगा कि भाई जो स्पर्म है, स्पर्म की हेल्प करेगा कि ओव्यूम की जो ऊपर वाली लेयर है उसको तोड़ दे और उसके अंदर चला जा। तो उसको तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, ओव्यूम की लेयर को, वो आपका लाइटिक एंजाइम करता है। बात समझ में आई। तो आपका प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा इज अ टिश्यू, ठीक है, और वो प्लेसेंटा जो होता है वो कौन सी सेल से मिलके, कौन सी सेल से बनता है, ट्रोफोब्लास्ट से बनता है फीमेल के अंदर। इस पॉइंट को आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और अगर मैं देखूं जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ट्रोफोब्लास्ट जो है क्या करती है, जो आपकी इंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको रैप्चर कर देती है, ताकि क्या हो सके, आपका जो इम्प्लांटेशन हो सके, जो बेबी है, जो मतलब जो आपकी जो ब्लास्टोसाइट्स जो लेयर है वो उसके अंदर आसानी से धस सके, ठीक है। इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन क्या होती है कि embedded of the embryo in the uterus wall, that process is called the implantation, ठीक है। और वो इम्प्लांटेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई कितने दिन के बाद, 7 to 8 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। लिख लें आप कि इम्प्लांटेशन जो होता है वो कितने दिनों के बाद होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांटेशन होता है आफ्टर 7 to 8 days, ठीक है, 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। समझ में आ गई। तो इन चीज़ों को भी भाई आप लिखते रहा करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट का एक और फंक्शन है, वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है। जब यूट्रस की वॉल, मतलब जो एम्ब्रायो होता है, बच्चा जब एम्ब्रायो की स्टेज में होता है तो यूट्रस की वॉल से न्यूट्रिशन जो देने का काम करती, जो प्रोवाइड कराती, ट्रांसफ़र का काम कराती, वो ट्रोफोब्लास्ट का ही काम होता है कि यूट्रस की वॉल से न्यूट्रिशन लेगी और एम्ब्रायो तक पहुंचा देती है। और प्लेसेंटा का फंक्शन अगर मैं बताऊं तो प्लेसेंटा इज अ टिश्यू, मैंने आपको बताया, वो एक यूम्बेलिकल कोड होता है। क्या होता है यहाँ, पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए एक एक करके, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको प्लेसेंटा समझाऊंगी। तो क्लीवेज जो होता है, एक होलिस्टिक क्लीवेज होता है, एक जो है मेलोस्टिक जो क्लीवेज होता है। क्लीवेज के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इक्वल, एक होता है अनइक्वल, ठीक है। तो क्लीवेज को भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप देख लेते हैं जो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा ये आपने अच्छे से समझ लिया है ना, तो मैं इसको अब रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, वो टिश्यू होता है और यूम्बेलिकल कोड से वो बच्चा होता है, बच्चे की जो नाभि होती है, नेवल होती है, अटैच रहता है माता की नाभि से। समझ में आया कि नहीं आया। तो प्लेसेंटा जो होता है, जो वो जितने भी हार्मोन्स निकले थे, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, वो सभी कहाँ से कौन निकालता है, प्लेसेंटा ही तो निकाल रहा था वो, ठीक है। तो प्लेसेंटा एक होता है, मैंने आपको बताया था अभी भी, अम्बिलिकल कोड। ये जो होता है ये अटैच करता है जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो की नेवल से, इट मीन्स नाभि जो होती है, टूंडी, वहां से जो है अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा का कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और वहीं से क्या करता है, ऑक्सीजन, बच्चा अब कभी सोचा होगा कि बच्चा माता के यूट्रस में, उसको ऑक्सीजन की भी तो ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन, सभी न्यूट्रिएटिव एंजाइम, जब तक बच्चे के अंदर सारे ऑर्गन्स नहीं बन जाते, ये सभी जो है प्लेसेंटा के थ्रू माता से बच्चे में जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो निकलती है और वेस्ट मटेरियल भी तो निकलता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो सभी वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो प्लेसेंटा के थ्रू माता की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से टाइम पे, क्योंकि पूरे 9 मंथ्स के बाद एक जो बेबी होता है, इन्फेंट्स होता है, पूरा बन के रेडी हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो कौन कौन से मंथ में किन किन चीज़ का निर्माण होता है एक बच्चे के अंदर, ठीक है। तो 1 मंथ के अंदर, ध्यान देना, 1 मंथ जब हो जाता है तो 1 मंथ के अंदर जो है सबसे पहले क्या बनेगा, बच्चे के अंदर हट बनता है, समझ गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके 2nd मंथ पे, 2nd मंथ पे अगर मैं बात करूँ
तो सेकंड मंथ पे आपके बच्चे के अंदर क्या बनेंगी, लेग्स और उसकी टॉयज बनेंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद आपके 12 वीक, जब 12 वीक हो जाते हैं तब बच्चे के अंदर क्या बनता है, उसके मतलब इट मीन्स जेनिटल ऑर्गन्स, इट मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स भी आप बोल सकते हो, और मतलब पूरी बॉडी के ज़्यादातर सारे ऑर्गन्स बनकर रेडी हो जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड अदर ऑर्गन्स। ठीक है, कौन से उस पे, 12 वीक पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 5 मंथ पे क्या होता है भाई आपका, 5 मंथ पे जो 5वां जब मंथ आता है बच्चे के अंदर माता के गर्भ में क्या बनता है, तो उसकी पूरी बॉडी पे हेयर ग्रो हो जाते हैं और उसका जो मूवमेंट है, बच्चा मूवमेंट करने लगता है 5th मंथ पे। ठीक है, तो हेयर ग्रो हो जाते हैं, लिख लें, हेयर ग्रो एंड मूव ऑफ एम्ब्रायो। और एम्ब्रायो हम कब कहेंगे, ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, 2 मंथ्स के बाद बच्चा क्या कहलाता है, माता के यूटरस में एम्ब्रायो कहलाता है। ठीक है, पहले जायगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस, फीटस से क्या बन जाता है बच्चा, इन्फेंट बन जाता है। जो बॉडी से निकला हुआ बच्चा रहता है उसको क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, तो 5 मंथ पे क्या होता है, हेयर ग्रो हो जाएंगे और मूवमेंट ऑफ द बेबी। बात समझ में आई। और आपके अगर देखा जाए उसके बाद 5 मंथ के बाद पूरी 9 मंथ पे बच्चे की पूरी बॉडी, होल बॉडी इज मेड, पूरी बॉडी बन के रेडी हो जाती है और बच्चे फिर क्या हो जाता है, वो बॉडी से पास आउट हो जाती है माता के गर्भ से। तो ये कैसे थी कि 1 मंथ पे हार्ट बनेगा, ठीक है, और दूसरे मंथ पे लिम्ब और टॉयज बन जाते हैं बच्चे के अंदर माता के गर्भ में। 12 वीक पे इसको प्राइमरी हम ट्री मेट्रियम भी बोलते हैं और फिर इसको सेकेंडरी मेट्रियम बोलते हैं 5 मंथ पे। फिर ये तो थे आपके बच्चे के अंदर कैसे कैसे ग्रो होने। फिर उसके बाद बॉडी को, बच्चे का बॉडी से बाहर निकलना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, और उसी पार्चुरेशन के बाद माता के गर्भ में जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट होती हैं, ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन जो बढ़ने लग जाता है। तो पार्चुरेशन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यूट्रस गर्भ की जो वॉल होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा कर देती है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मतलब पार्चुरेशन पेन नहीं होता यूटरस के अंदर फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से जो है बेबी पास आउट नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन पर डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई, डॉक्टर फीमेल को ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन होने से बच्चा जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो है आपको देखा जाए मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो ब्रेस्ट होती है उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो प्रोडक्शन करती हैं। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वो क्या करेगा, बच्चे के अंदर, बच्चे के लिए फीडिंग के लिए, बच्चे के लिए तो मिल्क बनाएगा मेमोरी ब्रेस्ट के अंदर। तो उस कंडीशन पे जो पहली बार जो मिल्क प्रोडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, वो जब दूध निकलता है तो उस दूध को हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम क्यों कहते हैं उस मिल्क को जो पहली बार निकलता है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर देखा जाए माता के गर्भ में कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, तो IgA जो है एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगर माता के दूध और भैंस के दूध में कंपैरिजन की जाए तो किसका बेटर होगा, माता का, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं और विटामिन B भी इसके अंदर ज़्यादा होती है। सो ये क्या बताया था भाई मैंने आज आपको, कैसे कैसे जो है मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, और कैसे कैसे बच्चे का एक यूटरस के अंदर डेवलपमेंट होता है, कैसे प्रेगनेंसी होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये सभी आज मैंने समझाया। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इनका प्रॉफिट हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।